फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला जिसकी राइटर है निम्र अहमद, उसकी ये 18वीं एपिसोड का तीसरा पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बगैर किसी देर के। बैरबल फरीद की फूलदार बेकरी पे अंधेरा उतर आया था और ग्लास वॉल से अंदर जली बत्तियाँ दिखाई दे रही थी जब माहिर दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। काउंटर पे खड़ी पी कैप वाली लड़की रस्मन मुस्कुरा के सीधी हुई। खुशामदीद माहिर बे। बैरबल आया है। वो स्कैन सामने आ रुका। कॉफ़ी बीन्स और ताज़ा बेक हुए बिस्किट्स की महक नाक से टकराई। नहीं माहिर बे। चेहरे पे मायूसी उतरी, गर्दन दाएं बाएं हिलाई। उस रोज़ कार बाहर खड़ी करके मुझे चाबी थमाई और टैक्सी में चले गए किसी लड़की के साथ, फिर वापस नहीं आए। उसने दीवार पर लगी खूंटियों की तरफ इशारा किया। बैरबल की कार का रिमोट वहीं लटका था। अच्छा, बैरबल बेकरी में नहीं है। माहिर कोनी काउंटर टॉप पे रख कर उसकी तरफ झुका। निगाहें उसकी आंखों पे जमी थी। नहीं सर, उसने पलकें झपकाई। क्या वो जानता है कि मैं उसके लिए कई दफ़ा बेकरी फ़ोन कर चुका हूँ? मालूम नहीं सर। और क्या वो ये जानता है कि तुम लोग उसको पिनोचियो कहते हो? लड़की की मुस्कुराहट गायब हुई। कच्चे कुकीज़ की ट्रे उठाए सफ़ेद लिबास वाला शेफ़ जो ओवन की तरफ जा रहा था रुक गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसे मालूम होगा तो उसे कितना दुख होगा, है ना? संजीदगी से बारी बारी दोनों को देखा। नौजवान की गर्दन में गिल्टी उभर के मासूम हुई। इससे पहले कि वो कुछ कहता वो बोल उठी। वो ऊपर हैं ऑफिस में। निगाहें झुका ली। उफ। नौजवान शेफ ने बेख्तियार माथा छुआ। माहिर फरीद जीनों की तरफ बढ़ा, फिर एक जस्त में दो जीने अबूर करता ऊपर आया। दरवाज़ा नॉक किया। 1 2 3, फिर हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुलता चला गया। ऑफिस नीम अंधेर था। माहिर ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। बत्तियां जल उठी। उसकी निगाहें पहले मेज़ तक गई। खाली टेक अवे बॉक्सेस, उनके खुले ढक्कनों पर पनीर के बासी टुकड़े, कोक के पिचके हुए कैन, एक औंधे पड़े डब्बे से झलकती चॉपस्टिक्स, गोल मोल करके फेंके गए टिश्यू पेपर। निगाहें लंबे काउच तक जा पहुंची। आंखों पर बाजू रखे, कानों में एयरफोन्स घुसाए। बैरबल फरीद लेटा था। एयरफोन से म्यूज़िक की मधम सी आवाज़ यहाँ तक सुनाई देती थी। उसके कानों में वो बहुत तेज़ होगा। माहिर उसके सर तक जा पहुंचा और झुक के एयरफोन बाहर खींचा। क्या मसला? बाजू हटा के झुंझला के कहता वो हकला सा गया। शौक से पूरा उठ सका ना वापस लेट सका। अब अपने स्टाफ से झूठ बुलवाओगे? बरहमी से कहते हुए वो सामने रखी आर्म चेयर पर बैठा, उंगलियां बाहम फंसाई, टांग पर टांग जमाई और स्याह बूढ़ झलाने लगा। माथे पर लकीरें थी। बैरबल धीरे से सीधा हुआ, पैर नीचे रखे। झूठ बोलना किसने शुरू किया था? शाकी निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हें तकलीफ से बचा रहा था। नहीं, तुम समझते हो कि मैं ट्रेजेडी को हैंडल नहीं कर सकता? कर सकते हो। माही ने उंगली से दाएं बाएं इशारा किया। बैरबल ने कूनियाँ घुटनों पर रखे, सर झुकाए, बालों में हाथ फेरा। मैं न तुम्हारे लिए अहम हूँ न मालिक के लिए। मालिक ने खुद मुझे नहीं। वो रुका, बेजारी से सर झटका। पहले ये सब समेटो, मैं इस कचरा कुंडी में नहीं बैठ सकता। बैरबल ने खफा चेहरा उठा के उसे देखा। मालिक ने मेरे ऊपर। ये सब समेटो बैरबल फरीद। उसकी आंखों की सख्ती और तेज़ लहजा। बैरबल के कंधे ढलक गए। खामोशी से उठा और झुक के कारपेट पर बिखरी चीज़ें उठाने लगा। वो टांग पर टांग जमाए बैठा, खामोशी से उसे देखे गया। मालिक ने खुद मुझे नहीं बताया था। मुझे खुद शक हुआ था क्योंकि वो ठीक नहीं लग रहा था। जब बैरबल ने सब कुछ समेट के जगह को कदरे बेहतर कर दिया तो माहिर ने नरमी से बात का आगाज़ किया। बैरबल उन्हीं शिकवा कुना निगाहों से उसे देखता वापस बैठा। मैंने ज़ारा को भी नहीं बताया क्योंकि ये मेरा राज नहीं था। किसको कब बताना है ये मालिक का फ़ैसला होना चाहिए था। मालिक के उस असिस्टेंट अमार को मालूम होगा। उसे वो हमसे ज़्यादा अजीज़ है। वो मालिक के बूट भी पॉलिश करता है भी। उससे अपना मुकाबला करोगे? बैरबल ने हूँ में सर झटका और कुछ बुड़बुड़ाया। चल हमें खामोशी से गुजरे। टेक अवे बॉक्सेस अब कोने में रखे ट्रैश कैन में जा चुके थे, लेकिन हर डब्बे में कुछ ना कुछ बचा हुआ था जिसके बाइस बंद ऑफिस में बासी पनीर और पास्ता की नागवार सी महक उठ रही थी। तुम हमेशा ये समझते हो कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। कुछ देर बाद बैरबल बोला तो लहजा का शिकवा कम नहीं हुआ था। मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। तुम खुद अपने बारे में ये सोचते हो भी। बैरबल ने गिला अमेज़ निगाहें उठा के उसे देखा। तुम समझते हो मेरे अंदर अकल नहीं है? कब समझा मैंने ऐसे? सबूत दो। जब मैंने तुम्हें आयला से मिलवाया था। नाम मत बताया करो, तारीख बताया करो। मुझे उनके नाम याद नहीं रहते। बैरबल के अब्रू मज़ीद खफकी से कटे हुए, सुर्ख चेहरा हुआ, लेकिन बोला तो बस इतना, जनवरी में। वो जनवरी की एक सर शाम थी। माहिर फरीद लंबे खाकी कोट में मलबूस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था। नीम तारीख ख्वाबदीदा सा माहौल।
मैत्रेय ने उसका कोट फौरन से उससे लिया। नीचे उसने गहरी भूरी हाई नेक खाकी पैंट्स के साथ पहन रखी थी। बिना मुस्कुराए वो एक मेज़ की तरफ चला आया। वहाँ बैरबल एक सुर्ख बालों वाली लड़की के साथ एक मेज़ पे मौजूद था। उसे देखते ही वो खड़ा हुआ। लड़की भी मुस्कुरा के उठी। उनके मुकाबले 2 कुर्सियाँ खाली थी। माहिर ने बैठते हुए एक नज़र में उस लड़की का जायज़ा लिया। उंगलियों और कलाई में चमकते हीरे, गर्दन में नाजुक नेकलेस और सफ़ेद टेबल क्लॉथ पर वाजे करके रखा एक नन्हा सा कैली बैग। मिस जनवरी, वो जिसकी सारी पर्सनैलिटी उसका कैली बैग था। बैरबल के सामने टेक लगाए बैठा माहिर फरीद याद करके इत्मीनान से कह रहा था। वो एक गोल्ड डिगर थी भी। उसे देखते यार आज की शाम और वो इन्फ्लुएंसर याद आई जो एक बैग के लिए उस आदमी से शादी कर रही थी। उसके पास कैली बैग था माहिर, वो गरीब नहीं थी। उसकी बेबस आवाज़ ऊंची हुई। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसने वो बैग कहाँ से लिया? $10,000, 28 से 30 लाख रुपए का बैग उसको उसका बाप लेकर नहीं दे सकता। ना वो कोई सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर थी। यानी इस लाइफस्टाइल से उसको किसी दूसरे मर्द ने मुतारिफ करवाया था। उसे इस लाइफस्टाइल की आदत हो गई थी, मगर वो मर्द अब नहीं रहा। सो उसे इस लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए तुम्हारी ज़रूरत थी। बैरबल लब भिंचे खामोशी से उसे देखे गया। और मिस अप्रैल, माहिर ने ज़हन पे हल्का सा जोर दिया। बाहर के मौसम में बैरबल ने उसे किस लड़की से मिलवाया था? ये भी एक डिनर हॉल था। खिड़कियों से बाहर एक खुशगवार शाम उतरी थी। ऊंची छत वाला रेस्टोरेंट, मेज़ पर बिछा कवर, कोरा सफ़ेद मेज़पोश, तवील कामत मोमबत्तियाँ जिनके शोलों से खुशबू उठ रही थी। वो दोनों माहिर के सामने बैठे थे। सुनहरे बालों वाली लड़की मुस्कुरा के बहुत मोहब्बत से साथ बैठे बैरबल को देख रही थी, जो पुरजोश सा उस लड़की की तालीमी कामयाबियाँ बता रहा था। अलबत्ता बार बार गौर से माहिर के तासुरात भी देखता था। वो बस संजीदगी से दोनों को देखते हुए सफ़ेद नैपकिन गोद में बिछा रहा था। बैरबल और मिस अप्रैल के अकब में आईने की दीवार थी। माहिर को अपना अक्स और उन दोनों की पुश्त उस आईने में दिखाई दे रही थी। वो सुनहरे बालों वाली मिस अप्रैल जिसने तुम्हारे 3 कार्ड खाली कराए थे, फिर तुमसे ब्रेकअप के बाद उसने मुझसे पैसे मांगे थे खामोश रहने के लिए। जानते हो मैंने उसे कितनी मुश्किल से हैंडल किया था? इतनी मुश्किल ना होती अगर डिनर पे तुम उसकी बेइज्जती ना करते। मैंने बेइज्जती नहीं की थी। उसने कहा था वो न्यूजीलैंड से पढ़ के आई है। मैंने उससे न्यूजीलैंड का कैपिटल पूछ लिया था। एक लम्हे की खामोशी और फिर वो दोनों एकदम हंस पड़े। और मैं उसके फ़ोन की स्क्रीन को पीछे आईने की दीवार में देख रहा था। माहिर गर्दन पीछे फेंक के हंसता जा रहा था। वो न्यूजीलैंड का कैपिटल गूगल कर रही थी। बैरबल एक हाथ रान पर मारता ज़ोर से हंसता जा रहा था। उसकी हंसी में शर्मिंदगी भी थी और इत्मीनान भी। वो काफ़ी दिन बाद ऐसे हंसे थे। मैं तुम्हें कम अक्ल नहीं समझता भी। कुछ देर बाद वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, लेकिन जिन लड़कियों से तुम मुझे मिलवाते हो वो दौलत के लिए तुम्हारी तरफ आती हैं। उनसे शादी के बाद क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। बैरबल की हंसी अब मध्यम पड़ चुकी थी। फिज़ा का तनाव अलबत्ता ख़त्म हो चुका था। शादी के बाद ऐसी लड़की को तुम दुनिया भर की दौलत ला के दोगे, जिससे वो शुरू में खुश होगी, लेकिन उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी। उनको पूरा करने के लिए तुम्हें ज़्यादा काम करना होगा। तुम काम में मसरूफ़ होगे और वो तुम्हारे सोशल सर्कल में, और इस सर्कल में उसे तुमसे कहीं हैंडसम और एलिजिबल बैचलर्स मिलेंगे जिन तक पहले उसकी रसाई नहीं थी। वो चंद दिन बाद तुमसे बोर होकर उनकी तरफ निकल पड़ेंगी। फिर क्या करोगे? वो तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी होगी। बैरबल ने गहरी सांस ली और पीछे को टेक लगाए। यानी कोई मुझसे मेरे लिए मोहब्बत नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कहते हैं कि एक औरत को हकीकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने के लिए कम अज़ कम भी 150 दिन लगते हैं। 150 दिन जो उसने उस मर्द के साथ गुजारे हों। इससे पहले जो होता है वो तूफ़ानी सा क्रश या ख्वाहिश होती है। बैरबल ने इस्तेजाब से अबरू उठाए। और एक मर्द को कम अज़ कम भी 80 दिन। अल्लाह अल्लाह, शुक्र है मैं एक रोबोट नहीं था, वरना ऐसे हिसाब किताब रख रहा होता। बैरबल ने झरझरी ली, फिर कुछ सोचकर उसे देखा। तुम्हें माला से मोहब्बत में कितने दिन लग गए? माहिर एकदम चुप हो गया, बिल्कुल चुप। वो खूबसूरत है। तुम्हें भी तो उसकी खूबसूरती से मोहब्बत हुई थी, जैसे उन लड़कियों को मेरी दौलत से मोहब्बत होती है। और चेहरा घुमा के खिड़की के शीशे को देखा जिसमें उसका दिखाई देता था। शक्ल का भी अच्छा हूँ। बालों में उंगलियां चला के उन्हें सेट किया, दाएं तरफ दोबारा उन्हें खड़ा बिखेरा। मुझे उसकी खूबसूरती से मोहब्बत नहीं हुई थी। बालों में उंगलियां चलाता बैरबल रुका, चौंक के उसे देखा। वो दरो दीवार पे कुछ देख रहा था। वो मेहरबान थी, नरम थी। मैं उसको बचाना चाहता था। उसके गिर्द एक हाला था, एक मस्बत सा दायरा जो सच्चे लोगों और सब्ज़ पौधों के गिर्द होता है।
मगर फिर उसने मुझसे झूठ बोला। उसने सर झटका और फिर वो बाप ख़त्म हो गया। वो नहीं कह सका कि आज उसने अरसे बाद वो सब दोबारा देखा था। वो झलक जब वो उस ब्राइड्स लॉ के सामने पंजों के बल बैठी उसके हाथ थामे उसे सांस लेने को कह रही थी। वो इतने अरसे से उसका वो रूप देखता आया था जो वो माहिर फरीद के साथ रखती थी। तेज़ लहजा, शाकी निगाहें, हर लफ्ज़ में शक और मलामत। आज उसने देखा था कि वो दूसरे इंसानों के साथ नहीं बदली थी, वो अब भी वैसी थी, सिर्फ वक्त बदल गया था। पता है क्या माहिर अफंदी, मुझे मिलने वाली हर लड़की तुम्हें गोल्ड डिगर लगती है। वो गोल्ड डिगर्स होती हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने कभी मुझे बताए बिना उनसे शादी का नहीं सोचा। काश तुम हमेशा मेरे ऊपर इतना एतबार करो भी। वो कोट का बटन बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ, एक नज़र उबलते हुए ट्रैश कैन पे डाली। अब निकलो यहाँ से, घर आओ। हिलाल तुम्हारे लिए उदास है और लूना भी। बैरबल के कंधे को थपका। फिर मालिक से मिल के आओ और उसे खुद बताओ कि तुम्हें उससे कितनी मोहब्बत है। मुझे उस रोबोट से कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है। बैरबल एकदम बुलबुला उठा। वट एवर भी, उठो। उधर उसकी तहकम भरी आवाज़ बुलंद हुई। इधर बैरबल बुड़बड़ाता हुआ उठा। चलो मैं बात। बेकरी की रिसेप्शनिस्ट ने दोनों भाइयों को आगे पीछे जीने उतरते देखा। स्वीट पैंट्स और जॉगर्स में मलबूस पूरा समूह बनाए बैरबल आगे था और लंबे सुरमई कोट वाला माहिर पीछे। बैरबल ने बस अपने मुलाजमों को एक नज़र देखा, शेव पर हाथ फेरा और घूरते हुए बाहर निकल गया। अलबत्ता माहिर रिसेप्शन पर रुका और एक तेज़ नज़र दोनों पे डाली। आइंदा मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हें अपने मालिक से नहीं मुझसे डरना चाहिए, चटक के कहा और आगे बढ़ गया। लड़की बेख्तियार शेफ की तरफ पलटी। हमें किससे डरना चाहिए? शेफ ने जवाबन हाथ इतनी ज़ोर के जोड़े कि ताली बजने की आवाज़ आई। खुदा सो डरो बहन और अपना काम करो, झला के कहा और वापस किचन की तरफ बढ़ गया। माहिर ने रात में उसे एक मैसेज भेजा था। मैंने बैरबल को ढूंढ लिया, वो बेकरी में था। गुड, उसने जवाब लिखा। सुबह तुम काम पे आओगी शार्प 8 बजे। और एक लम्हे में वफ़ल्स की महक वाली गली जहन से अनका हो गई। कशमाला मुबीन का हलक तक कड़वा हो गया। वो एक लम्हे के लिए नज़र आने वाला बिखरा उदास इंसान गायब हो चुका था और उसकी जगह उस संगदिल सख्त मिजाज माहिर फरीद ने ले ली थी, जिसकी ज़िंदगी का मकसद उसको अजियत देना था। अगली सुबह कैफ की इमारत तक का सफ़र उसने ऑटो बस में बहुत सी कैफियत के दरमियान में से गुजरते हुए किया। बेबसी, गुस्सा और मजबूरी, वो सारा रास्ता उंगलियां मरोड़ती रही। कभी गर्दन में झूलती फाख्ता को मुट्ठी में दबा लेती, कभी नाखून चबाती। आज ग्राउंड फ्लोर की रिसेप्शनिस्ट ने उसको ऊपर जाने से नहीं रोका। इसके लिए चुपचाप कार्ड टैप किया और टॉप फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट उसे ऊपर लिए पहुंची तो माला ने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। वो उसको सता रहा था, पुराने इंतकाम ले रहा था, बस ये चाहता था वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो नहीं जाएगी। उसका बेटा इसी शहर में था और वो उसे उसका बेटा ढूंढ के देगा। सब्र माला, सब्र। दाहती दरवाजे जुदा हुए और मरकज़ी हॉल दिखाई दिया। प्रिंटर की इंक की महक और ऊद की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। मरकज़ी हॉल में बहुत से कैबिन बने थे। उनकी नीची दीवारों से काम करने वालों के सिर्फ सर दिखाई देते थे। चंद एक के सिवा तमाम कैबिन खाली थे। शबनम का डेस्क अलबत्ता माहिर के दरवाजे के करीब एक मरकज़ी मकाम पर था। वो वहाँ बैठी मोबाइल पर झुकी थी। उसे देख के उठ खड़ी हुई। मोबाइल उल्टा करके मेज़ पर रखा, चेहरा संजीदा था। एक सरसरी नज़र उस पर डाली। वो कानों के पीछे बाल अड़सती दाएं बाएं देख रही थी। लंबा ऊंट के रंग का कोट पहने, कंधे पर बैग की स्ट्रिप बार बार दुरुस्त करती जो फिर से फिसल जाती। माला की सब्ज आंखें किसी शनासा चेहरे की तलाश में थी। फिर शबनम पे निगाह पड़ी तो वो मुस्कुराई। शबनम नहीं मुस्कुराई, उसी संजीदगी से उसे देखती रही, यहाँ तक कि वो हील से चलती हुई उसके एन सामने आ रुकी। वो अब भी मुस्कुरा रही थी और कदमें उससे लंबी थी, लेकिन ज़ारा के बरक्स शबनम को गर्दन पूरी नहीं उठानी पड़ी थी, ना वो उठाना चाहती थी। सलाम, मुस्कुरा के सर को खम दिया। हल्के मेकअप और कानों में नन्हे हीरे पहने वो तरोताज़ा लग रही थी। माहिर भाई अंदर है? शबनम ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। उसकी मुस्कुराहट फीकी हुई। फिसलते स्ट्रिप को फिर से कंधे पर जमाया। आज मुझे वो इंतज़ार नहीं करवाएंगे। वो तंज नहीं कर रही थी, थकान से पूछ रही थी। वो अपने एम्प्लॉयज़ का इंतज़ार नहीं करवाते। शबनम की आंखों में कुछ जताता हुआ था। माला बदिक्कत मुस्कुराई और दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। इतना खाली खाली क्यों है ऑफिस? फिर से दोस्ताना अंदाज में उसे देखा। आज अक्सरियत का वर्क फ्रॉम होम है। लगता है आपने कोविड के बाद किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम नहीं किया। वो अब भी नहीं मुस्कुराई, बस सामने से हट गई और हाथ से इशारा किया।
माला ने गहरी सांस ली। वो शुमाली अमेरिका से आई थी। उसने बहुत से कॉरपोरेट क्लाइंट्स के साथ काम किया था और उसे मालूम था कि कोरोना वायरस ने दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम का तोहफा दिया है। उसे ख्याल नहीं आया था कि यह तोहफा इस्तांबुल तक पहुंच चुका था। 3 दिन ऑफिस, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 2 दिन छुट्टी, यूँ बहुत सा खर्चा और तवानाई बच जाती। वो इस बारे में बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन उसे अंदाज़ा हो चुका था कि माहिर की सेक्रेटरी अपने बॉस की तरह उसको शदीद नापसंद करती है। उसे उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। माहिर के ऑफिस में सैंडलवुड की महक फैली थी, अलबत्ता कोई कैंडल जलती दिखाई नहीं देती थी। वो अपनी मरकज़ी कुर्सी पर बैठा था, वैसा ही जैसा कल शाम और तकोई में था। सूट का रंग भी उसी से मिलता जुलता था। उसके पास शायद स्याह और ग्रे के कहीं शेड थे। वो अलबत्ता वैसी नहीं थी। माहिर को देखते उसकी सारी खुशगवारियत हवा हो गई। ओतो बस में वो जिन जज्बात से गुजरती आई थी, वो किसी लावे की तरह अंदर उबलने लगे, फटने को तैयार। बैठो। माहिर ने उसे और शबनम दोनों को इशारा किया। शबनम चुपचाप बैठ गई तो उसने कुर्सी खींची। जी माहिर बे, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? वो उसके सामने कुर्सी पर बैठी, कोट अभी तक पहना हुआ था, मांग निकाल के दोनों तरफ बराबर सीधे बालों वाला चेहरा संजीदा था। वहीं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, तुम्हें कंपनी में काम करना है, 5 दिन, 9 to 5। वो बिल्कुल बर्फ चेहरे के साथ उसे देख रहा था। कल शाम रोशनियों से झलमलाती मस्जिद के सामने खड़ा उदास शख्स गायब हो चुका था। क्या मुझे मुआवजा मिलेगा? मेरा वक्त मुआवजा है। माहिर ने पीछे को टेक लगा ली। उसके अंदर बहुत सा गुस्सा उबला, लेकिन उसने थूक निगला। गुस्सा अंदर दब गया। बदर के लिए, बदर के लिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैं इस कंपनी में क्या कर सकती हूँ? तुम मॉडल्स और पेंटिंग्स बनाती थी, अब नहीं बनाती। बना सकती हो। मुझे भूल गया है। मुझे याद है। वो उसकी आंखों में देख रहा था। एक लम्हे के लिए माला को लगा उसने उस चेहरे में कैफ को देखा है। वो नौजवान एंटरप्रेन्योर, जीन्स और सफ़ेद जोगर्स वाला, छोटी बड़ी हुई शेव, माथे पर बिखरे बाल। वो उसकी कार ड्राइव करता था और उसने अपनी जान उसकी अमान में दी थी। फिर वो गायब हो गया, किसी रंगीन बुलबुले की तरह जो ज़रा सा उड़ के फट जाता है और दुनिया फिर से ब्लैक एंड वाइट रह जाती है। अगर मैं ना करना चाहूँ तो हम तुम्हारा पासपोर्ट वापस कर देंगे। सूट में मलबूस क्लीन शेव आदमी उंगलियों में कलम घुमाते हुए कह रहा था। और तुम जा सकती हो, दुरुस्त शबनम? शबनम? उसकी आवाज़ ऊंची हुई। शबनम, जो दीवार पे किसी गैर मदई नुक्ते को देख रही थी, चौंकी सा हिलाया। जी जी माहिर बे, दुरुस्त। फिर वो खनखारी और माला की तरफ घूमी। हमें करमजी इमारत के लिए। उंगली से पीछे कंसोल टेबल पर रख के सुर्ख मॉडल की तरफ इशारा किया। एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप इसके लिए एक वॉल मोराल बनाएं। माला ने गर्दन मोड़ के मॉडल को नहीं देखा, वो माहिर को देख रही थी। इस्तांबुल में आपको बहुत से आर्टिस्ट मिल जाएंगे और यकीनन तुमसे बेहतर मिलेंगे, मगर मुझे तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा। उसने गहरी सांस ली, अंदर उबलता लावा बदिक्कत नीचे दबाया, फिर गर्दन मोड़ के उस मॉडल को देखा। वो बेजान सा रखा था। वो उसकी कार ड्राइव कर रहा था, नाकाम एंटरप्रेन्योर कैफ जमाल, और वो पिछली सीट पर बैठी उससे पूछ रही थी, बताओ कहाँ फंसे हुए हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। वो बदिक्कत थोड़ा सा खुला था। बतौर आर्टिस्ट आपको रंग क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि रंगों की अपनी एक ज़बान होती है, हर रंग बात करता है। आपका फेवरेट रंग कौन सा है? सुर्ख। सुर्ख क्यों? उसने तेज़ी से गर्दन मोड़नी चाहिए। सीट बेल्ट के बाइस रुक गया। क्योंकि सुर्ख रंग गुफ्तगू करता है। और क्या कहता है सुर्ख रंग? सुर्ख कहता है कि मुझे याद रखो, ये रंग तवज्जो खींचता है, ये तारीख में लिखा जाता है। वो कह रही थी, इंसान को वही रंग पहनना चाहिए जिसके लिए उसका दिल चाहे। लेकिन तुम्हारे बिजनेस प्लान का इससे क्या ताल्लुक? नहीं, बिजनेस के लिए नहीं पूछ रहा था, किसी को कुछ गिफ्ट करना था। वो बात टाल गया था। माला ने गर्दन वापस उसकी तरफ मोड़ी। वो उसी तरह उसे देख रहा था, अलबत्ता उसकी आंखों में कुछ बदला था। मैं 2 माह में क्या कर लूँगी? एक दीवार पेंट कर ही सकती हो। उसे लगा वो उसे महसूस हो रहा हो। मैं शुरू कर सकती हूँ, लेकिन ख़त्म करने का वादा नहीं करती। क्यों? क्योंकि आर्ट की डेडलाइन नहीं होती, ये टूटे दिल से बनता है। तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ है क्या? वो चल हमें कुछ कह न सकी। वो उसे देख रहा था, बिल्कुल उसकी आंखों में वो कैफ की आंखें थी। शबनम अपने मोबाइल पे सर झुकाए हुए थी, जैसे उसने कुछ ना सुना हो। माला ने सर झटका, वो उसको सता रहा था। 2 माह में एक दीवार भी मुकम्मल नहीं होगी। कॉन्सेप्ट बनाने में भी कई दिन लगेंगे, इजाफी घंटे लगा लो। उसने गोद में रखी मुट्ठी भींच ली। सब्र माला, सब्र। यानी जो वक्त मेरे पास मेरे काम के लिए बचे, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। रंगत को गुलाबी पड़ने और आवाज़ को बुलंद होने से वो नहीं रोक सकी थी।
हम इजाफी घंटों का मुआवजा देंगे। माहिर ने उसे रिठाई से कंधे उचकाए। वो आंखों की पुतलियां सुकेड़े उसे देखे गई। वो क्यों उसे इस ऑफिस में मकीद करना चाहता था? माहिर फरीद एक मास्टर मैनिपुलेटर था। वो क्यों लंबी चाल चल रहा था? मगर क्या? मैं काम से कभी नहीं घबराई, कर लूँगी, फिक्र ना करें। लेकिन क्या तुम वाकई इजाफी घंटों का पे करोगे? ऑफ कोर्स, बाकी सब शबनम समझा देगी। वो सीधा हुआ, अपना टैबलेट सामने किया, फिर महज़ब अंदाज में दरवाजे की जानिब इशारा किया, मगर वो नहीं उठी। एक आखिरी बात, 1 मिनट, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो, अब कोई शर्त? मुझे हिलाल से मिलना है। माहिर के माथे की लकीरें गहरी हुई। मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता। वो जैसे गैर आरामदेह हुआ था। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। तुम नहीं मिलवाओगे तो हिलाल के दूसरे भाई से कह दूँगी। वो उठ खड़ी हुई। माहिर फरीद की शक्ल देख के अंदर उबलता लावा कदर ठंडा हुआ। वो दरवाजे तक गई थी जब वो बोला, सिर्फ एक जगह। वो हल्का सा मुस्कुरा के पलटी, बैरबल की बेकरी पे। आज लंच ब्रेक में वो अपने गार्ड के साथ आएगी। तुम उसे वहाँ से कहीं और नहीं ले जाओगी? गार्ड? अच्छा, हिलाल की हिफाजत के लिए होगा। समझते हुए सर हिलाया तो माहिर ने मैं गर्दन को जुम्बिश दी। कभी तुमने सोचा माहिर, एक दिन वो बॉडी गार्ड भाग जाए और तुम्हें कोई तीसरा शख्स आके बताए कि उसका नाम भी झूठा था और शनाख्त भी? दोबारा मिलने पे क्या हाल करोगे तुम उसका? माहिर फरीद अगला सांस नहीं ले सका। सोचो माहिर, भले वो हिलाल को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन क्या कभी दोबारा उसको हिलाल के नज़दीक आने दोगे? वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। शबनम ने चौंक के उसे देखा। माहिर ने बहुत सा थूक निकला और दरवाजे की तरफ इशारा किया। प्लीज़, मुझे काम करना है। माला कंधे झुका के पलट गई। ये आपका कैबिन है? शबनम ने अपनी मेज़ से 3 फुट के फासले पर बने पहले कैबिन की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज़ धीमी थी। ये तय था कि उसे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। उसे 5 दिन इस ऑफिस में आना पड़ेगा। वो बैग रख के वहाँ बैठी, कोट उतार के कुर्सी के पीछे लटकाया। शबनम अब जेब से मोबाइल निकाल रही थी। लंच ब्रेक के बाद हम साइट विजिट के लिए करताल जाएंगे। उसने स्क्रीन रोशन करते हुए झुकी निगाहों से इतला दी। उसकी ऐनक में स्क्रीन का अक्स दिखाई दे रहा था। माला ने एक नज़र उस अक्स को देखा, फिर अपनी मेज़ पर रखे कंपनी के ग्राफिक टैबलेट को सर झटक के उसे ऑन किया तो कैफ का लोगो उभरा। दिल में एक कसक सी उठी। उसने फिर से निगाह उठाई। शबनम की ऐनक में पीले रंग की नोट्स ऐप खुली थी। वो बार बार कुछ लिख के मिटा रही थी। मैंने एक दफ़ा थाईलैंड में एक शादी का इवेंट कवर किया था। वो खनखारी। शबनम ने चौंक के उसे देखा। वो अब कैफ का ग्राफिक टैब धकेल के अपना आईपैड उसकी जगह रख रही थी। दुल्हन शादी पे खुश नहीं थी, अपने फ़ोन पे लगी थी, बेचैन और उदास। वो अब बैग से चार्जर निकाल के सेट कर रही थी। मैंने शूट के दौरान उसकी बहन को सुना। वो उसे कह रही थी कि माय डियर, अगर किसी से बात करने से पहले नोट्स ऐप खोलनी पड़े। वो चेहरा घुमा के शबनम की आंखों में देखा तो वो नंबर अपनी फ़ोन बुक से मिटा देना चाहिए। शबनम की रंगत फक हुई। उसने तेज़ी से मोबाइल बुझाया। मुझे अपने काम के लिए बहुत से ऐप्स खोलनी पड़ती हैं, ये आपका मसला नहीं है। चटक के कहती वो उसकी तरफ से मुकम्मल रुख मोड़ गई। कशमालन ने अफसोस से सर झटका और आईपैड की स्क्रीन रोशन की। मजीदिया मस्जिद के साथ ली गई कल की तस्वीर खुल गई। उसे अभी उनको एडिट करना था। कैफ का आर्ट वर्क बनाएगी उसकी जूती। वो आराम से इस ऑफिस में बैठ के अपना काम करेगी। यहाँ चाय कॉफ़ी फ्री थी। गुड, खर्चा बच जाएगा। माहौल भी पुरसकून था। वो एक तस्वीर पे रुकी। ये सुंबल के कार्ड से ट्रांसफ़र हुई थी क्योंकि ये उसने नहीं ली थी। सुरमई कोट वाला आदमी सर झुकाए पानी के साथ चलता जा रहा था। उसने नेक्स्ट क्लिक किया। सफ़ेद टोपी वाली लड़की उसके पीछे गई थी। नेक्स्ट। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। नेक्स्ट। वो वापस आ रही थी और वो जाते जाते उसकी तरफ पलटा था, कुछ कहने के लिए लब खोले। नेक्स्ट। वो वापस पलट गया था। दोनों मुखालिफ सिमतों में जा रहे थे। पीछे मस्जिद जगमगा रही थी। उसने सर झटका और दूसरा फोल्डर खोल लिया। ये आदमी कैफ नहीं था, ये उसका असल रूप था। सर्द, कठोर, माहिर फरीद, जिसको एक खोए हुए बच्चे से कोई हमदर्दी ना थी। उसे अपने वक्त का मुआवजा चाहिए था। निशान तशी में बनी बैरबल की बेकरी इस सुबह वैसी ही थी। चंद ग्राहक निचली मंजिल के काउंटर पे खड़े थे। चंद वहाँ पीछे गुलाबी मखमली सोफ़ों पर बैठे थे। बैरबल फरीद सफ़ेद जोगर्स और रंग बिरंगी शर्ट ट्राउज़र्स में मलबूस जीने चढ़ता ऊपर आ रहा था। हाथ में ट्रे थी जिसमें रखे कप से धुएं के साथ रोस्ट शुदा कॉफ़ी बीन्स की महक उठ रही थी। भलाई मंजिल पे रेलिंग के साथ एक महफिल जमी थी। 3 मेज़ें मिला के एक तवील मेज़ बनी थी जिसके गिर्द कुर्सियों पर चंद अफराद बैठे थे। सूट्स में मलबूस, मैनीक्योर्ड हाथों और चमकते बूट्स वाले। सरबराही कुर्सी पर मालिक फरीद बराजमान थे। बैरबल उनके करीब आया, बगौर उनका जायज़ा लिया।
अब वो बता सकता था कि उनके सफ़ेद बाल नकली थे। वो इतनी अच्छी क्वालिटी के थे कि उसे शक भी ना गुजरा था। वो कमज़ोर हो गए थे, बहुएँ भी नकली थी या असली, वो फैसला न कर सका। हाथों की जिल्द भी खिंच सी गई थी, जर्दी माइल। अलबत्ता उनका बिना शिकन के सूट, परफ्यूम, चमकते जूते और चेहरे पे चढ़ा बर्फ़ का खौल वैसा ही था। ये उसका कसूर नहीं था कि वो उनकी बीमारी पढ़ नहीं सका। वो वाकई रिवॉर्ड थे। गरम कॉफ़ी? बैरबल ने मुस्कुरा के उनके सामने गरम कॉफ़ी रखी और ठंडा पड़ता कप उठा लिया। अब्दुल मालिक फ़रीद, जो किसी बात के दरमियान में थे, कदरे कोफत से उसे देखा, फिर वापस अपनी बात मुकम्मल करने लगे। वो ट्रे लिए चल लम्हे खड़ा रहा। मालिक, तुम्हें कुछ और चाहिए? मुस्कुरा के पूछा। उन्होंने अपना चेहरा उठा के गौर से उसे देखा, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं मीटिंग मुकम्मल कर लूँ? खार खाता लहजा सुन के भी बैरबल की पेशानी पर बल ना पड़ा। शोर शोर, वो मुस्कुरा के पलटा और धप धप सीने उतरता गया। फिर काफ़ी देर तक ऊपर मीटिंग जारी रही। बैरबल अपने मखसूस सोफे पर टांगे लंबी किए बैठा मोबाइल से खेलता रहा। तवज्जो ऊपर लगी थी। फिर बारी बारी वो अफराद नीचे उतरने लगे। वो तेज़ी से उठ खड़ा हुआ, बेचैनी से जीनों को देखा। मालिक उनके साथ नहीं थे। वो कुछ सोचता रहा। 3 दफ़ा कॉफ़ी के लिए चक्कर लगा चुका था, अब कैसे जाए? फिर काउंटर से पानी की बोतल उठाई और ऊपर चला आया। मालिक को देख कर रुका। पानी चाहिए? मैं अपने लिए ला रहा था, सोचा, सरसरी अंदाज में कहते हुए एक हाथ से पानी उसके सामने रखा, दूसरे से मोबाइल के बटन दबाता वो ऑफिस की तरफ जाने लगा। जब माहिर ने बताया तुम्हें, मालिक फ़रीद की पुरसुकून आवाज़ गूंजी। बैरबल का दिल धक से रह गया। बहुत सा थूक निकला और पलटा तो चेहरे पे हैरत थी। क्या? नासमझी से उन्हें देखा। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। मालिक ने पानी की बोतल उठाई, उंगलियों से ढक्कन घुमाया। कड़क की आवाज़ के साथ वो खुला। ज़ारा को मत बताना, मैं अभी उसे परेशान नहीं करना चाहता। सामने देखते हुए उन्होंने घूंट भरा। मैं समझा नहीं। बैरबल ने उसी अचंभे से उन्हें देखा। मालिक फ़रीद ने बोतल नीचे की, ढक्कन बंद किया, उसे मेज़ पर रखा, फिर उठ खड़े हुए, कोट का बटन बंद किया और चेहरा ऊपर करके उसे देखा। यानी उसकी आंखों में 2 महीने तक सिम्टम्स शदीद नहीं होंगे। 3रे महीने के बाद मेरी याददाश्त खोने लगेगी। 4थे महीने तक मैं बेड रिडन हो जाऊंगा। ज़ारा को तब बताना जब मेरी याददाश्त काम न करे, ताकि मैं उसकी तकलीफ़ देखूं तो भूल जाऊं। बैरबल ने होंठ खोले। वो इनकार करना चाहता था। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कह रहे थे। वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन बहुत से आंसू हलक में इकट्ठे हो गए। उसका गला बंद हो गया। ओके, उसने खुद को गिली आवाज़ में कहते सुना। वो कदम कदम चलते उसके ऐन सामने आ रुके। वो उनका चेहरा नहीं देख रहा था, वो उनके बूट देख रहा था, चमकते, पॉलिश शुदा। अमार ने किए होंगे। एक क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है इस माह के इख्तिताम पे। बैरबल ने चौंक के चेहरा उठाया। उसकी आंखें गुलाबी थी। मैं इसमें रजिस्टर हो रहा हूँ। एक नई मेडिसिन है। अगर वो काम कर गई तो ट्यूमर श्रिंक हो जाएगा। श्रंक। वो आंसू जो बदिक्कत रोके हुए था आंखों में भरते गए। रियली? उसकी पलकें गीली हो गई। एक उम्मीद थी भला आखिर। मालिक फ़रीद ने जवाब नहीं दिया। वो उसके कंधे के साथ खड़े थे। बस हल्का सा उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर आगे बढ़ गए। अब वो जीने उतर रहे थे। वो पलट के उन्हें देखने लगा। आंसू आंखों से गिरते जा रहे थे। वो बूढ़ा आदमी जीने इस तेज़ी से नहीं उतर रहा था जैसे पहले उतरता था। अब उनके कदमों में एहतियात थी, अपना इमेज बरकरार रखने का जुनून, अपनी बीमारी का एहसास। वो पहले क्यों नहीं भांप सका? उसका दिल भरा है, जैसे एक दरिया बहने को तैयार था। वो अपने ऑफिस में चुप के रोना चाहता था, मालिक के लिए, अपने बाप कासिम फ़रीद के लिए। उसे बहुत सा रोना था। बैरबल बे, किचन में एक मसला हो गया है। नीचे से शेफ ने बेबस सी आवाज़ लगाई। एक तो तुम लोग मुझे फुर्सत से रोने भी नहीं देते। बेबसी भरे गुस्से से पैर पटका, आंखें रगड़ी और जीने उतरने लगा। लंच ब्रेक में शबनम उसी संजीदा चेहरे के साथ उसके पास आई और उसे आगाह किया कि वो उसे खुद बेकरी लेकर जाएगी। गालबन माहिर बे को उस पे इतना भरोसा ना था कि वो अकेले हिलाल से मिल सकती। सारा रास्ता शबनम ने खामोशी से ड्राइव की। जब कार बेकरी के बाहर रुकी और शबनम ने बटन ऑफ कर दिया और इंजन की आवाज़ और हीटर की हरकत दम तोड़ गई, तो वो बोली, मैं अंदर नहीं आऊँगी। मुझे हिलाल से मिलना गैर आराम देकर जाता है। वो स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ रखे सामने देख रही थी। माला ने सीट बेल्ट के बटन पर हाथ रखे बगौर उसकी ऐनक के पीछे से झलकती आंखों को देखा। आई एम सॉरी, सुबह जो मैंने कहा, मुझे तुम्हें नसीहत करने का कोई हक नहीं था। मैंने अपनी हद क्रॉस की, इसके लिए माजरत। बटन दबाया तो सीट बेल्ट एक झटके से जुदा हुई। माला ने हैंडल पर हाथ रखा ही ताकि उसका नाम हलील है। वो चौंक के वापस घूमी। शबनम विंड स्क्रीन के पार बेकरी की ग्लास बॉल को देख रही थी। उनसा लंबा, खूबसूरत, अमीर टर्किश ड्रामों के हीरोज़ जैसा। वो स्टीयरिंग व्हील पर इतनी सख्ती से उंगलियां जमाए हुए थी कि रगें खिंच गई थी।
मैं 2.5 साल से उसे जानती हूँ। हम कई दफ़ा मिले हैं, दोस्तों के दरमियान, चंद एक दफ़ा कॉफ़ी पीने भी साथ गए हैं। क्या तुम जो दोनों एक रिलेशनशिप में हो? सिचुएशनशिप कह लो। माला ने गहरी सांस खारिज की। अंग्रेज़ी ज़बान की ख़ास बात यह थी कि जिन चीज़ों को नाम नहीं दिया जाता था, ये उनको भी नाम दे डालती थी। मैं उसको पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। हीटर बंद होने के बाद सांसों की धुंध शीशों पर छाने लगी। तुम उसको क्यों पसंद करती हो? शबनम बाहर देखते हुए सोचने लगी। बस कुछ है उसमें जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। जब वो मुझसे बात करता है तब मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। उसका एक मैसेज मेरा मूड बदल देता है, और जब उसका मैसेज नहीं आता तो उसका इंतज़ार करना इतना तकलीफ दे होता है कि बस वो दरमियान में कहीं दिन गायब हो जाता है। जाहिर है वो बिज़ी होता है, लेकिन तुम बार बार फ़ोन चेक करती हो। उसके मैसेज ना करने पे तुम्हें एंग्जाइटी होने लगती है। तुमने उसके नंबर पे मखसूस टोन लगा रखी है। उसके बजने पे तुम्हारा दिल खिल उठता है। तुम भाग के जवाब देती हो, लेकिन फिर वो कुछ देर लेता है रिप्लाई करने में, और तुम्हारा इंतज़ार फिर से शुरू हो जाता है। तुम चाहती हो कि तुम दोनों की गुफ्तगू कभी ख़त्म ना हो। शबनम ने गर्दन उसकी जानिब मोड़ी, आंखें पूरी खुल गई। तुम्हें कैसे? लेकिन फिर तुम्हारा इंतज़ार बढ़ता जाता है। तुम हर दिन की रुदाद उसको सुनाना चाहती हो, लेकिन वो हर वक्त दस्तयाब नहीं होता। उसका एक मैसेज पाने के लिए तुम घंटों इंतज़ार करती हो। या शायद, माला ने चेहरा मोड़ के उसे गौर से देखा, शायद तुम उसको रिप्लाई पे मजबूर करने के लिए भी कुछ करती होगी। दुआ या कोशिश, कोई ऐसी चीज़ पोस्ट की जिससे वो तुम्हें डीएम करे, कोई वजह ढूंढी या घर ली, क्योंकि उसका एक मैसेज तुम्हारे दिन भर की कमाई होता है। शबनम की आंखें पानी से भरती गई, होंठ कँपाए, लेकिन अल्फाज फंस गए। ये मोहब्बत नहीं है शबनम। वो उदासी से मुस्कुराई। अगर मोहब्बत होती तो तुम्हें मालूम होता कि तुम्हें इसमें क्या पसंद है, मगर तुमने मुझे उसकी सिर्फ 3 खूबियाँ बताई, खूबसूरत, लंबा, अमीर, क्योंकि तुम इन चीज़ों की वजह से उसकी तरफ खिंची। तुम्हारे ज़हन ने उसके लिए एक अलूयन बनाया, एक शराब, फिर उसको अपनी मर्ज़ी की शख्सियत पहना दी। तुम्हें इस अलूयन वाली शख्सियत से मोहब्बत है, मगर क्या तुम उसकी हकीकत को जानती हो? क्या मतलब? अगर ये मोहब्बत होती तो तुम मुझे बताती कि वो सच्चा इंसान है, वादे का पाबंद, वफ़ा करने वाला। उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसका इखलाक कैसा है। मोहब्बत इन चीज़ों से होती है, लेकिन तुम्हें इस तवज्जो से मोहब्बत है जो वो तुम्हें देता है, क्योंकि तुम्हें तवज्जो नहीं मिल रही। तुम्हें उसके उन्हीं औसाफ से मोहब्बत है जिनकी तुम्हें अपने अंदर कमी लगती है। शबनम का चेहरा सुर्ख हुआ। यानी मैं एक छोटी, कम सूरत, गरीब लड़की हूँ? नहीं, तुम खुद को एक छोटी, कम सूरत, गरीब लड़की समझती हो। तुम्हें अपने कद, शक्ल और माली हालात का कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए जिसके पास वो चीज़ें होंगी तुम्हें वो अपने से बढ़तर लगेगा और तुम उसकी तरफ खिंचोगी। तुम्हें छोटा कद नहीं पसंद, सो तुम्हें कोई पिस्ता कामत मर्द नहीं पसंद आएगा। शबनम की पलकों से आंसू बिना आवाज़ के टूटते गए। ऐनक के शीशे बार बार धुंधले हो रहे थे। उसका मैसेज करना तुम्हें खुश नहीं करता शबनम, सिर्फ तुम्हें एक डोपामीन हिट देता है। तुम्हारा जहन बार बार इस फीलिंग को महसूस करना चाहता है, इसलिए वो अगले मैसेज का इंतज़ार करता है। तुम्हारे जहन को वो अच्छा लगता है क्योंकि वो एक गैर दस्तयाब मर्द है। माला रुकी, थूक निकला। बहुत हिम्मत से अगले अल्फाज कहे, शायद तुम्हारे बाप जैसा। शबनम बुरी तरह चौंकी, रंगत मज़ीद सुर्ख हुई। वो जैसे बुलबुला के इनकार करना चाहती थी, मगर आंसुओं में तेज़ी आ गई। मेरे बाबा का क्या जिक्र? क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें तवज्जो देते थे? वो नरमी से पूछ रही थी। शबनम सामने देखने लगी, तनफ्फुस तेज़ हो गया। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, उसने भीगी आवाज़ में ज़ोर से दोहराया। जाहिर है वो अच्छे हैं, लेकिन वो मसरूफ़ रहे शबनम, अनअवेलेबल, दूर। वो मौजूद थे लेकिन नहीं थे। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। तुम्हें अपने बाप की मोहब्बत, तवज्जो और तारीफ़ बहुत ज़्यादा चाहिए थी, वो तुम्हें नहीं मिली, इसलिए तुम्हारा दिल उन्हीं के जैसे गैर दस्तयाब मर्दों में अटकता है। मेरे बाबा का इसमें क्या कसूर है? जो बच्चे ट्रॉमास लेकर बड़े होते हैं वो अपने माँ बाप जैसे लोगों को ही चुनते हैं। बड़े होते हुए तुमने अपने बाप को हमेशा मसरूफ़ देखा, गैर दस्तयाब, अनअवेलेबल, दूर, सो तुमने खुद को एक ट्रॉफ़ी हिंटर बनाया। तुम अपनी कामयाबियों से, अपने परफेक्ट बिहेवियर से किसी तरह अपने बाप का अप्रूवल जीत सको। तुम्हें अपने बाप का प्यार वैसे चाहिए था जैसे तुम चाहती थी। विंड स्क्रीन मज़ीद धुंधली हो चुकी थी और अब उन्हें बेकरी दिखाई नहीं दे सकती थी। तुम्हें ऐसा मर्द नहीं अट्रैक्ट करेगा जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त हो, तवज्जो और मोहब्बत हो। तुम्हें दूर रहने वाला, मसरूफ़ और गैर दस्तयाब इंसान पुरकशिश लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारे जहन को तुम्हारे बाप की याद दिलाता है। वो एक चैलेंज है।
शबनम ने ऐनक उतारी और सामने रखे बॉक्स से 2-3 टिश्यू खींचे, क्योंकि तुम्हें अगर एक गैर दस्तयाब इंसान मिल जाए और किसी तरह तुम उसको अपने लिए दस्तयाब कर लो, उसको अपनी तरफ फेर लो, उसको मोहब्बत करना सिखा दो, तो वो खला जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे अंदर छोड़ा है वो भर जाएगा। शबनम ने मस्कारे से भीगी आंखें रगड़ी, हल्के स्याह होते गए। अगर एक गैर दस्तयाब इंसान खुद को बदल के तुमसे मोहब्बत करने लग जाए तो तुम अपने बाप से जीत जाओगी। टिश्यू मुट्ठी में भींचे शबनम ने उसकी तरफ चेहरा मोड़ा तो उस पर शिकस्त थी, लेकिन हकीकत ये है शबनम कि गैर दस्तयाब लोग नहीं बदलते, वो हमारे लिए दस्तयाब नहीं बन जाते। हमने अपने ट्रॉमा का ज़ख़म खुद भर के खुद को दस्तयाब मोहब्बत के लिए तैयार करना होता है। क्या वो कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा? माला ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हर मर्द के पास दिन के 24 घंटे होते हैं मैसेज करने के लिए। मर्द को जिस औरत की चाह होती है वो उसको इंतज़ार नहीं करवाता। वो जितना मसरूफ़ हो औरत के लिए उसके पास हमेशा वक्त होता है, और जिस औरत के लिए नहीं होता वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। शबनम ने सर झुका दिया और वो टिश्यू से नाक रगड़ रही थी। वो कहीं गायब नहीं होता, ना वो मसरूफ़ होता है, वो वही है, अपनी जगह गुजार रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है। तुम उसकी तरजीह नहीं हो, तुम उसको उसकी ज़ाहिरी शख्सियत की वजह से पसंद करते हो या इस तवज्जो की वजह से जो तुम्हें उससे चाहिए। फिर मैं क्या करूं? मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसी हूँ, मेरा आज का दिन कैसा गुजरा। कभी तुमने खुद से पूछा है कि तुम कैसी हो? शबनम ठहर के उसे देखने लगी। खुद से क्या मतलब? मुझे मालूम है कि मैं कैसी हूँ। वो तुम्हें जितनी तवज्जो दे डाले तुम्हारा दिल नहीं भरेगा, क्योंकि जब तक तुम खुद को तवज्जो नहीं दोगी सारी दुनिया के लोगों की तवज्जो भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। जानती हो मैं हर दिन के इख्तिताम पे क्या करती हूँ? वो उदासी से मुस्कुराई और शबनम बस दम साधे उसे देखे गई। मैं 3 गहरी सांस लेती हूँ। उसने आंखें बंद की और दिल पे हाथ रखा। फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ कि माला तुम कैसी हो? और अगर मैं खुश होती हूँ तो मैं खुद को बताती हूँ, अगर मैं तकलीफ़ में होती हूँ तो मैं खुद से पूछती हूँ कि मुझे कहाँ तकलीफ़ है, क्या वो छोटी है या बड़ी है, खोखली है या चुभती हुई, और इस दर्द का रंग क्या है? वो आंखें बंद किए कह रही थी। शबनम की आंखें फिर से भीगने लगी। फिर मैं खुद से कहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा माला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने गलत फैसले करके कहीं बरस तुम्हें तकलीफ़ दी, लेकिन अब मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। उसने आंखें खोली और मुस्कुराई तो शबनम ने देखा उसकी पलकें भी भीगी हुई थी। हम सब अंदर से तन्हा बच्चे हैं, हमें अपनी तन्हाई को अपनाना सीखना है, उससे लड़ना नहीं है। तुम उसके अलूयन से निकल आओगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो आदमी तुम्हें इंतज़ार करवाता है वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम उसका मज़ीद इंतज़ार क्यों करना चाहती हो? उसने पैरों में रखा बैग उठाया और हैंडल खींचा। दरवाज़ा खुल गया, ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। जब तुम अपने कम्प्लेक्सेस से निकलोगी तो तुम्हें किसी की ज़ाहिरी खूबसूरती मुतासिर नहीं करेगी। इंसान का जिस्म उसका सबसे जल्दी घटने वाला असासा है। ऊंचे कद ढलक जाएंगे और खूबसूरत चेहरे झुर्रियों ज़दा हो जाएंगे। अगर कुछ बाकी रहेगा तो ये कि हम अंदर से कैसे इंसान थे। इसलिए बाहर निकल के दरवाज़ा बंद किया, फिर खिड़की पर दस्तक दी। शबनम ने बटन दबाया, शीशा नीचे होता गया। इसलिए उसको ब्लॉक कर दो। उसकी आंखों में नरम सी तनबीह थी। शबनम के दिल को धक्का सा लगा, वो सर भी ना हिला सकी, बस उसे बेकरी के अंदर जाते देखे गई। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड के पार्ट में, चौथे पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।